नाजरीन, बहुत कम उम्र में और बहुत कम वक्त में सऊदी हुकूमत पर विराजमान होने वाले मोहम्मद बिन सलमान कौन हैं? किस तरह से हुकूमत में आए? कैसे एक मासूम और खामोश रहने वाले नौजवान से एक ताकतवर तरीन रहनुमा बने और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आज की वीडियो में आपको शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुकम्मल कहानी बताएंगे। आपको मोहम्मद बिन सलमान के हुक्मरान बनने के बाद के ऐसे इक़दामात से आगाह करेंगे जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान किस कदर शातिर, जाबिर और खुद गर्ज हुक्मरान हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको शहजादा सलमान की खामोश तबीयत से जुड़ी एक कहानी बताते हैं जो एक सहाफ़ी ने बयान की है। नाज़रीन, ये सहाफ़ी बताता है कि 2013 की बात है जब सऊदीया के बादशाह सलमान थे। उनकी सेहत कोई अच्छी नहीं थी। मैंने ये बात नोट की थी कि जब हम महल के इस्तकबालिया कमरे में शानदार सुनहरी कुर्सियों पर बैठे थे तो उनका हाथ चलने वाली छड़ी पर ही था। याद रहे कि बादशाह सलमान ने बहुत गैर मामूली तब्दीलियां देखी हैं। वो 50 साल सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के गवर्नर रहे और उन्होंने इस दौरान उसे महज 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक सहराई कस्बे से 50 लाख नफूस पर मुश्तमिल शहर बनते देखा है। ये सहाफ़ी बताते हैं कि इस शाही मजलिस के दौरान मैंने कमरे में मेरे पीछे बैठे एक नौजवान को चुपचाप नोटिस लेते हुए भी देखा। मैं समझा कि वो कोई सीनियर सरकारी मुलाजिम या वली अहद के प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। मैं ये देख सकता था कि वो ऊंचे कद और मजबूत जिस्म के मालिक थे, जबकि उनकी दाढ़ी नफासत से तराशी हुई थी। वो बिश्त कहलाने वाला रिवायती चोगा पहने हुए था, जिस पर की गई सुनहरी धागे की कशीदाकारी से उस शख्स के दर्जे और रुतबे का पता चलता था। मुलाकात ख़त्म होने के बाद मैंने खामोशी से नोटिस लेने वाले उस नौजवान से अपना तारुफ करवाया। हाथ मिलाने के बाद मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उनका जवाब था कि मैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हूँ। उन्होंने इनकिसारी से कहा कि मैं एक वकील हूँ और आप मेरे वालिद से बात कर रहे थे। नाजरीन, यह खामोश तबीयत और इनकिसारी से बात करने वाला शख्स आज जो कुछ कर रहा है वो दुनिया के सामने है। ये सहाफ़ी लिखते हैं कि जद्दा की इस शदीद गर्म दोपहर में मुझे उस वक्त ख्याल तक नहीं आया कि ये आहिस्ता बोलने वाला और निस्बतन गुमनाम 28 साला शख्स एक दिन अरब दुनिया के आज तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर और मुतनाज़ रहनुमाओं में से एक बनकर उभरेगा। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान के हुक्मरान बन जाने के बाद के ऐसे ऐसे इक़दामात दुनिया के सामने आए कि जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया। आइए आपको मोहम्मद बिन सलमान के इन इक़दामात के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात में से एक इक़दाम सऊदी अरब में जिद्दत पसंदी का फ़रोग़ है, जिसका नक्शा इस सहाफ़ी ने इन अल्फाज में खींचा है। वस्त दिसंबर में दारुल हुकूमत रियाज से थोड़ा बाहर अल-दरिया के मज़ाफ़ात में आधी रात का वक्त है। मग़रबी मलबूसात पहने सऊदी नौजवानों का एक मखलूत हजूम मौसीकी पर थरक रहा है। उन्होंने स्मार्टफोन्स उठाए हुए हैं और ऑडिटोरियम में लेज़र लाइट्स इधर उधर पड़ रही हैं। फ्रांसीसी डीजे डेविड गोइटा स्टेज पर मौजूद है। इसी जगह पर ख़वातीन गाड़ी चलाने के अपने नए हक को इस्तेमाल करते हुए रियाज की पहली फार्मूला ई रेस देखने के लिए अपनी जदीद तरीन स्पोर्ट्स कारों में आई हैं। नाजरीन, ये जिद्दत पसंद वली अहद MBS के हुक्म से नया सऊदी अरब है। एंटरटेनमेंट अपना रास्ता बना चुकी है और सकाफती कदामत पसंदी सऊदी अरब से बाहर हो चुकी है। गुज़श्ता 40 साल के दौरान सऊदी अरब में रहने वाले या वहाँ का दौरा करने वाले किसी भी शख्स के लिए ये तब्दीली बहुत गैर मामूली है। याद रखें, लड़कियों और लड़कों का पार्टी के माहौल में इस तरह आज़ादाना इकट्ठे होना कुछ अर्सा पहले तक नाकाबिल फ़हम था। ये इन कदामत पसंद मजहबी उलमा ने ममनू करार दिया हुआ था, जिनकी हिमायत पर सऊदी ख़ानदान अपनी हुकूमत के जवाज़ के लिए इन्हसार करता है। नाजरीन, इस सहाफ़ी का कहना है कि जिस सऊदी अरब को मैं जानता हूँ उसका अवामी चेहरा एक ज़हदाना और मसरत से आरी चेहरा है। ये वो जगह थी जहाँ मजहबी पुलिस मतऊ ने शरीयत की अपनी तशरीह के मुताबिक रियाज में मशहूर शीशा कैफ़े बंद करवा दिए थे और दुकानों को हुक्म दिया था कि वो मौसीकी ना बजाएं। लेकिन अफसोस के 2017 में वलीअहद बनने के बाद MBS ने शाह की हिमायत के साथ सऊदी अरब का तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिश की है। सिनेमा, औरतों की ड्राइविंग, अवामी मकामात पर तफरीही प्रोग्रामों पर कई बरसों से पाबंदी थी। अब वो कहते हैं कि वो इसे एक नर्म और मेहरबान मुल्क बनाना चाहते हैं। MBS ने अक्टूबर 2017 में कहा था कि गुज़श्ता 30 साल में जो कुछ हुआ वो सऊदी अरब का हकीकी रूप नहीं था। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में इसकी नकल मकानी करनी चाहिए थी। उनमें से एक सऊदी अरब भी था। हमें नहीं मालूम था कि इससे कैसे निपटा जाए और ये मसला पूरी दुनिया में फैल गया। अब वक्त आ गया है
कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए। हकीकत में इंतहाई कबायली और क़दामत पसंद मुल्क होने की वजह से सऊदी अरब ने कभी भी काहिरा और बगदाद जैसे शहरों की तरह की दिलकशी और तवज्जो हासिल नहीं की थी। नाजरीन, याद रहे कि MBS के यही अल्फाज थे जो व्हाइट हाउस सुनना चाहता था। इस सहाफ़ी के मुताबिक इस वक्त तक वाशिंगटन और नए वली अहद के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो चुके थे। ज़राए बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत के बाद मई 2017 में अपने गैर मुल्की दौरे के लिए रियाज को चुना और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने MBS के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि एतदाल पसंद इस्लाम की पॉलिसी अपनाते हुए MBS ने आवामी कंसर्ट्स के इजाज़तनामे जारी किए थे और किब्ती मसीहियों के इज्तिमा का इजाज़तनामा भी जारी किया था। इन इजाज़तनामों की वजह से मुल्क के अंदर MBS की मकबूलियत में इजाफा हुआ था, ख़ुसूसन नौजवानों में जो खुद से 50 साल बड़े अफराद की हाकमियत से तंग आ चुके थे। MBS 34 साल के थे। वो पहले कौमी रहनुमा जिससे सऊदी नौजवान खुद को जोड़ सकते थे। नाजरीन, MBS की जिद्दत पसंदी की पॉलिसियों ने सऊदी अरब में बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। नवंबर 2018 में एक सरमायाकारी फोरम पर नौजवान सऊदी ख़वातीन वली अहद के साथ सेल्फियाँ लेने के लिए बेताब थीं। उन्होंने उसे बखुशी कबूल किया था। उनके सख्त और जज्बात से आरी चेहरे पर एक फिल्मी अदाकार जैसी मुस्कुराहट आ गई थी। नाजरीन, MBS के बारे में एक बैनुल अक़वामी वकील मालिक दहलान कहते हैं कि सऊदी अरब इन जैसे लीडर का तवील अरसे से इंतज़ार कर रहा था। सऊदी अरब ने उनके दादा शाह अब्दुल अजीज़ के बाद से ऐसी करिश्माती शख्सियत को नहीं देखा। सर विलियम पिटे 2006 से 2010 तक रियाज में बरतानिया के सफ़ीर रहने वाले सर विलियम का कहना है, मेरे ख्याल में ज़्यादातर सऊदी ख़ुसूसन नौजवान वली अहद और इस सफ़र की सिमत की हिमायत करते हैं। MBS की जानिब से ताकत के अपने हाथों में गैर मामूली इर्तकाज़ का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि रिवायती तौर पर उन्होंने फैला हुआ इख्तियार देखा है, लेकिन वो जानते हैं कि बड़ी तब्दीलियों के लिए ज़्यादा फैसलाकुन इक़दामात करने की ज़रूरत है। नाजरीन, MBS की जानिब से जिद्दत पसंदी का जो फ़रोग़ माजी में हुआ है और जो हो रहा है, ये काबिल मुज़म्मत है। नाजरीन, अगर बात की जाए MBS की गैर मामूली समाजी और इक़्तिसादी इस्लाहात की, तो इस हवाले से उनका रवैया ये है कि मेरी मानो या अपना रास्ता नापो। अगर इसे साफ अल्फाज में बोला जाए तो ये है कि MBS को इख्तलाफ पसंद नहीं। यही वजह है कि उनका इक़्तिदार शुरू होते ही ब्लॉगर्स, उलमा, हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली ख़वातीन, लिबरल और क़दामत पसंद गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों सभी को इन सख्त ज़ालिमाना क़वानीन के तहत जेलों में डाल दिया गया, जिनके तहत इख्तलाफ या बहस पर पाबंदी है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अपनी सालाना रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंकशाफ किया कि सऊदी हुक्काम ने 2018 में पुरअमन मुखालिफिन और कारकुनान की गिरफ्तारियों, ट्रायल्स और उन्हें सज़ाएं देने को तेज़ किया है, जिसमें ख़वातीन के हकूक़ की मुहिम के ख़िलाफ़ भी एक वसी और मरबूत क्रैकडाउन शामिल है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या ये वही हुक्मरान नहीं जिन्होंने बिलाखिर सऊदी ख़वातीन को गाड़ी चलाने का हक़ दिया? हाँ, ये वही हैं, लेकिन मुबस्सिरीन के मुताबिक MBS चाहते हैं कि तब्दीली ऊपर से नीचे आए, मतलब शाही दरबार से, और कोई उनके खिलाफ कोई बात ना बोले, जैसा वो चाहें सब वैसा हो। नाज़रीन, कितनी हैरानगी की बात है कि सड़कों पर बर्पा होने वाली किसी अवामी तहरीक के नतीजे में किसी कानून में तब्दीली या इस्लाहात चाहे जितनी भी छोटी हों, उनका इशारा भी एक ऐसे मुल्क में इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है जहाँ कोई सियासी जमात या हिज़्ब इख्तलाफ नहीं। लजीन अल-हज़लूल की ही मिसाल ले लें कि पढ़ी लिखी, ज़हीन, सोशल मीडिया पर सरगर्म खातून जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 30वीं सालगिरह भी जद्दा की एक जेल में गुजारी। उनके ख़ानदान का कहना है कि उनका वाहिद जुर्म औरतों के ड्राइविंग के हक़ के लिए मुहिम चलाना और औरतों पर मर्दों की सरपरस्ती की पाबंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना था, जिसकी वजह से मर्दों का बीवियों और ख़वातीन रिश्तेदारों की ज़िंदगियों पर बहुत कंट्रोल रहता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये दोनों कवानीन ही अब बदल दिए गए हैं। औरतें ड्राइविंग कर सकती हैं और वली के निज़ाम में नरमी लाई गई है, लेकिन लगता है कि अल-हज़लूल और कई दूसरी सरगर्म ख़वातीन कारकुनों ने खुलेआम इस चीज़ का मुतालबा करके सऊदी क़यादत को नाराज़ किया, जिसका क्रेडिट MBS खुद लेना चाहते थे। नाज़रीन, याद रहे कि अल-हज़लूल पहली मरतबा 2014 में मुत्तहिदा अरब अमारात से ड्राइव करते हुए सऊदी अरब आने पर गिरफ़्तार हुई थीं। मार्च 2018 में अमारात में कानूनी तौर पर गाड़ी चलाते हुए मुबैना तौर पर स्याह गाड़ियों के एक काफ़िले ने उन्हें रोका, गिरफ्तार किया और रियाज भेज दिया, जहां उन्हें कुछ अरसे के लिए हिरासत में रखा गया था।
और मई 2018 में वसी पैमाने पर होने वाले एक और क्रैकडाउन में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अल हज़लूल और दूसरी ख़वातीन कारकुन कहती हैं उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आपको बताते चलें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल केलन मालूफ कहती हैं कि पहले 3 माह में तफ्तीश के दौरान उनको अजियत का निशाना बनाया गया और बुरा सलूक किया गया, जिसमें कोड़े मारना, बिजली के शॉक देना और जिनसी तौर पर हरासा करना शामिल है। जबकि सऊदी हुकाम अपनी जेलों और पुलिस सेल्स में ऐसी किसी सलूक की तरदीद करते हैं। उन्होंने इसकी तहकीकात का वादा किया था। होना तो ये चाहिए था कि ख़वातीन को मुबैना तौर पर अजियत देने वालों को मुकद्दमात का सामना करना पड़ता, लेकिन इन्हीं ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकद्दमात बना दिए गए। नाज़रीन, अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अदलिया का निज़ाम किस तरह से बादशाही निज़ाम के ज़ेरे तसल्लुत है कि ये इंसाफ मुहैया करने से कासिर है। आपको मज़ीद बताते चलें कि लजीन के भाई वलीद अल हज़लूल जो मुल्क से बाहर रहते हैं, कहते हैं कि इस्तिग़ासा ने कभी भी तशद्दुद के इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं की। हमने 3 शिकायतें भेजी लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। इस्तिग़ासा ने अपना फ़ैसला सऊदी इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक किया, ना कि आज़ादाना तहकीकात के बाद। वलीद अल हज़लूल सऊदुल अकाहतानी से तफ्तीश का मुतालबा भी कर रहे हैं, क्योंकि लजीन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अल कहतानी ने हिरासत के दौरान उन पर तशद्दुद में ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया था। एक इंटरव्यू में MBS से ख़वातीन कैदियों के साथ बदसलूकी के मुताल्लिक़ पूछा गया। उन्होंने वादा किया कि वो ज़ाती तौर पर तहकीकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक 30 से ज़ायद ममालिक ने सऊदी अरब से सरगर्म कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा किया। कुछ को ज़मानत पर रिहा भी कर दिया गया और बरतानवी और अमरीकी हुकूमतों ने भी कहा था कि उन्होंने आला सतह पर इस मसले को उठाया है। लेकिन इसके बावजूद अगस्त 2019 में लजीन अल हज़लूल के ख़ानदान का कहना था कि सिक्योरिटी अफसरों ने जेल में उनसे मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो एक ऐसे बयान पर दस्तखत करें जिसमें उनके रिश्तेदारों के इस दावे की तरदीद की गई कि उन पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया था, लेकिन लजीन ने इनकार कर दिया था। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि हिरासत में ली जाने वाली दूसरी ख़वातीन कारकुनों में समर बदावी भी हैं, जिन्होंने सरपरस्ती के कानून को चैलेंज किया था। इसके अलावा ब्लॉगर्स और ख़वातीन को ड्राइविंग का हक़ दिलवाने के लिए मुहिम चलाने वाली ईमान अल फजान और ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद से बच निकलने में मदद करने वाली रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अजीज़ा अल यूसुफ भी हिरासत में ले जाने वाली ख़वातीन में शामिल हैं। नाज़रीन, MBS की जिद्दत पसंदी दरअसल पैसा बनाने की एक गेम है। MBS का मकसद बस पैसा बनाना और डॉलर्स बनाना है, और इंसाफ का जो आलम है वो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि MBS या फिर सऊदी कवानीन जो कि बादशाहत की तरफ से बनाए गए हैं, उन पर बात करने वालों के साथ क्या होता है। नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है कि सऊदी अरब में औरतों की हालत ज़ार के बारे में कोई अवामी हमदर्दी नहीं पाई जाती। मीडिया भी इन मामलात पर बात नहीं करता, बल्कि इन ख़वातीन के बारे में मनफी मुहिम चलाई गई और इन्हें गैर मुहिब्बे वतन और गद्दार करार दिया गया, और हुकाम का दावा है कि उन्होंने रियासत के दुश्मनों को मालूमात फ्राहम की। नाज़रीन, ख़वातीन के अलावा मर्द कारकुनों को पकड़ने और सज़ाएं देने के भी बहुत वाक़यात हैं। सितंबर 2018 में सऊदी इस्तिग़ासा ने किसी भी ऐसे शख्स के लिए 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने का ऐलान किया जो सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करता हुआ पकड़ा गया जो हुकाम के मुताबिक अमन-ए-आमा और अखलाकियात को मुतासिर करती हो। मतलब ये कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो हुकाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके, उनकी बात को टोक सके। हालांकि ये वही सरज़मीन है जिस सरज़मीन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शम्मा रोशन फरमाकर जुल्मत के अंधेरे को ख़त्म फरमाया था। ये वही सरज़मीन है कि जिस सरज़मीन पर एक आम शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चादर के बारे में सवाल किया था कि आपके पास 2 चादरें कहाँ से आई हैं। लेकिन अफसोस कि आज इस मुल्क में किसी बाशिंदे को हुकाम से किसी किस्म का सवाल करने की इजाज़त नहीं है। हुकाम की बात पर किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई ऐसी जुर्रत करेगा तो उसके साथ क्या होगा ये आप मुलाहिज़ा कर ही चुके हैं। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि MBS से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि लोगों की एक बड़ी तादाद जेलों में है, और वो कहते हैं जब आपको इस तरह के वसी व अरीज़ इस्लाहाती प्रोग्राम को लेकर चलना हो तो इस किस्म की ज़रूरी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि किस तरह एक शख्स जिसे 6 साल पहले कोई नहीं जानता था वो मशरिक़ वस्ता का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया
और फिर उसके कारनामे देखें। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की इब्तदाई और निजी ज़िंदगी के बारे में। आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान, जो MBS के लक़ब से पुकारे जाते हैं, 31 अगस्त 1985 को पैदा हुए और सऊदी अरब के तकरीबन 5000 सीनियर शहजादों की तरह मोहम्मद बिन सलमान भी बाकी दुनिया से दूर इंतहाई पुरताइश और मराहत से भरपूर माहौल में पले बढ़े। अपने बाकी 13 बहन भाइयों की तरह उनका बचपन भी पहरेदारों के साए में रियाज में वाक़ शाही महल में गुजरा। महल में उनका हर हुक्म और फरमाइश पूरी करने के लिए मुलाजमों, खानसामों, ड्राइवरों और दीगर गैर मुल्की मुलाजमीन की एक फ़ौज हर वक्त मौजूद थी। 1990 की दहाई के वस्त में मोहम्मद बिन सलमान को जिन असातिज़ा ने ट्यूशन पढ़ाई, उनमें रशीद सकई भी शामिल हैं, जो आजकल BBC में काम करते हैं। रशीद सकई बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह याद है कि कैसे रोज़ाना एक शाही ड्राइवर महल की गाड़ी में उन्हें लेने आया करता था। BBC अरबी सर्वे से बात करते हुए उन्होंने बताया कि महल के सख्त पहरे वाले मरकज़ी दरवाजे से गुजरने के बाद ऐसे शानदार बंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। सफ़ेद वर्दी में मलबूस मुलाजिम इन बंगलों के सामने लगी घास और पौधों की बारीकी से तराश खराश करते दिखाई देते। वहाँ एक कार पार्क भी था जिसमें कतार दर कतार दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ खड़ी होती थीं। मोहम्मद बिन सलमान को पढ़ाने वाले कुछ असातिज़ा का कहना था कि वो एक ज़हीन शागिर्द थे जो हमेशा बड़ी तवज्जो के साथ नोट्स बनाते थे, लेकिन रशीद सकई के ख्याल में शहजादे का ध्यान सबक से ज़्यादा महल के मुहाफिजों के साथ वक्त गुजारने में होता था। लगता है कि उन्हें इस बात की इजाज़त थी कि वो जो जी में आई करें। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दीगर शहजादों की तरह जब वालिदैन ने मोहम्मद बिन सलमान को पढ़ाई के लिए अमेरिका या बरतानिया जाने की पेशकश की तो शहजादे ने इनकार कर दिया। इसके बरक्स उन्होंने सऊदी अरब की किंग सऊद यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला किया, जहाँ से उन्होंने कानून में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। कई मुबस्सिरीन कहते हैं कि शहजादे के इस फैसले ने उनकी मदद भी की और यही फ़ैसला उनकी राह में रुकावट भी साबित हुआ। याद रही कि सऊदी लोग बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन होते हैं और चूँकि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क के अंदर गुजारी है, इसलिए लोग उन्हें वतन का बेटा समझते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि कई साल तक MBS की अंग्रेज़ी कमज़ोर रही और उनमें दीगर शहजादों के बरक्स आज तक कभी मगरबी ज़हनियत की गहरी फ़हम नहीं पैदा हुई। इसके अलावा उनके बारे में एक हैरान कुन बात यह भी है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ मर्दों के लिए 4 बीवियाँ रखना कोई गैर मामूली बात नहीं, MBS ने एक ही अहलिया पर इक्तफा किया है। उन्होंने सन 2009 में अपनी कज़न शहजादी सारा बिन्नत मशवर बिन अब्दुल अजीज़ से शादी की, जिनसे अब उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। और जहाँ तक MBS के अपने बीवी बच्चों का ताल्लुक है तो उन्होंने अपने ख़ानदान को लोगों की नज़रों से मुकम्मल तौर पर मख्फी रखा है। नाज़रीन, यहाँ यह सवाल उठता है कि वो सऊदी शाही ख़ानदान के हज़ारों अफराद में से और कानून के एक गुमनाम तालिब इल्म से देखते ही देखते इतने ज़्यादा ताकतवर वली अहद कैसे बन गए। तो इस सवाल का जवाब शातिराना सियासत, उनके वालिद की ख़ास मेहरबानी और ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान के किरदार की बेपनाह क़ुव्वत के इम्तज़ाज में मिलता है। ज़राए बताते हैं कि अभी मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ 23 बरस के थे और उन्होंने अपनी जमात के अच्छे तालिब इल्मों की तरह अपनी डिग्री मुकम्मल ही की थी कि उनके वालिद ने उन्हें बड़े ओहदे के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। MBS ने अपने वालिद के दफ्तर में काम शुरू कर दिया, जहां वो रियाज के गवर्नर की हैसियत में अपने वालिद से काम सीखने लगे। इस दौरान शहजादे ने बड़ी तवज्जो से सीखा कि शहजादा सलमान झगड़ों का तस्फिया कैसे करते हैं, मुख्तलिफ फरीकों के तनाज़े में दरमियानी राह कैसे निकालते हैं, और यूं उन्होंने सऊदी रियासत को चलाने के गुर सीखना शुरू कर दिए। फिर जब सन 2013 में MBS सिर्फ 27 साल के थे तो उन्हें वली अहद के दरबार का सरबराह बना दिया गया, जिसका मतलब ये था कि उन पर सऊदी अरब में ताकत और असर रसूख के दरवाजे खोल दिए गए और फिर अगले ही साल उन्हें तकर्री देकर काबीना में वज़ीर का ओहदा दे दिया गया। और फिर सन 2015 आया तो MBS की असर रसूख में नहायत तेज़ी से इजाफा होने लगा। जब जनवरी 2015 में शाह अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ तो उनका जानशीन ख़ानदान की ताकतवर सदीरी शाख से ताल्लुक़ रखने वाले उनके सौतेले भाई सलमान को बना दिया गया। जब नए बादशाह ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त वो 80 बरस के होने वाले थे। यूँ शाह सलमान के लाडले बेटे मोहम्मद को बहुत जल्द न सिर्फ वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया बल्कि शाही दरबार का सेक्रेटरी जनरल भी बना दिया गया, जिसने MBS की इक़्तिदार में ताकत को और बढ़ा दिया।
नाजरीन, MBS ने इक़्तिदार संभालते साथ ही क्या इक़दामात किए, आइए आपको मुख्तसरन इस बारे में भी बताते हैं। इस वक्त सऊदी अरब को अपनी जनूबी सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी का सामना था। सरहद पार यमन के शुमाली पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हौसी कबीले का एक गिरोह आगे बढ़ता हुआ दारुल हुकूमत सेना तक पहुंच चुका था, जबकि मुल्क के ज़्यादा आबादी वाले तमाम मगरबी इलाके मुंतखब सदर और उनकी हुकूमत की गिरफ्त में थे। ईरान के साथ हौसियों के नज़रियाती और मजहबी ताल्लुकात ने सऊदी अरब की नींदें उड़ा दी थीं और कई अहम शहजादों से बात किए और सऊदी इत्तेहादियों को खबरदार किए बगैर मार्च 2015 में मोहम्मद बिन सलमान ने आओ देखा ना ताओ 10 ममालिक का इत्तेहाद बनाकर हौसियों के खिलाफ फ़िज़ाई बमबारी शुरू कर दी। अगरचे सरकारी सतह पर सऊदी अरब की तौजीह ये थी कि वो यमन में इस हुकूमत को बहाल करना चाहता है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा भी तस्लीम कर चुकी थी, ताहम अपने जिस मकसद का सऊदी अरब ने इकरार नहीं किया था वो ईरान को ये वाज़े पैगाम पहुँचाना था कि सऊदी अरब अपनी शुमाली सरहद पर ऐसे किसी ग्रोह का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेगा जिसे ईरान की पुश्तपनाही हासिल हो। सऊदी अरब का ख्याल था कि यमन में फ़ौजी कार्रवाई सोवियत यूनियन के ज़माने के छोटे मोटे हथियार रखने वाले बेसरो सामान जंगजुओं के एक गिरोह के ख़िलाफ़ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन नाजरीन, जो हुआ उसके बरक्स है। यमन की लड़ाई एक ऐसा दलदल साबित हो रही है जहां ना सिर्फ सऊदी खून और सरमाया ज़ाय हो रहा है बल्कि उससे यमन भी तबाह हो रहा है। नाजरीन, अगर ज़मीनी हालात को देखा जाए तो अभी तक सऊदी क़यादत में कायम फ़ौजी इत्तेहाद को यमन में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली है। आज तकरीबन 5 साल गुजर जाने के बाद यमन जंग की वजह से टुकड़े टुकड़े हो चुका है और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ ग़िज़ाई किल्लत, हैज़ा और दीगर अमराज वबाई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और तकरीबन 2 करोड़ लोग यानी मुल्क की आबादी का 2/3 हिस्सा आलमी इमदाद का तलबगार बन चुका है। लेकिन सरहद की दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की मकबूलियत में इस वक्त तेज़ी से इजाफा हुआ जब उन्होंने यमन पर चढ़ाई का आगाज़ किया। MBS के पास किसी किस्म का कोई फ़ौजी तजर्बा नहीं था, लेकिन सऊदी टीवी पर उन्हें एक ऐसे मुजाहिद शहजादे के तौर पर दिखाया गया था जो फ़ैसला साजी की कुव्वत से मालामाल है और हर कदम मुल्की मफाद में उठा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शुरू में मगरबी ममालिक भी MBS के इक़दामात के ज़बरदस्त हामी थे। अमरीका ने सऊदी अरब को खुफिया मालूमात के साथ साथ अस्करी साजो सामान भी फ्राहम किया, जबकि बरतानिया ने तकनीकी मदद के अलावा सऊदी अफवाज को इन आलात और अस्करी साजो सामान को इस्तेमाल करने की तरबियत और मुआवनत भी फ्राहम की, जो बरतानवी असलहा साज कंपनी ने सऊदी अरब को फ़रोख्त किए थे। इसके अलावा बरतानिया की रॉयल एयर फोर्स के 2 स्क्वाड्रन लीडर भी रियाज में कायम इत्तेहादी फ़िज़ाई ऑपरेशंस के मरकज़ में तैनात किए गए थे, जिनका काम सऊदियों के निशाने करने के तरीक़ाकार की निगरानी करना था। अगरचे बरतानवी वज़ारत दिफ़ा का दावा कि उन्होंने अहदाफ मुंतखब नहीं किए, हालांकि ज़राए ने इंकशाफ किया था कि इन हमलों में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के साथ साथ कई अस्पतालों, जनाज़ों, रहायशी इलाकों और स्कूल की बसों को उड़ाकर रख दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक यमन में हलाक होने वाले आम शहरियों में अक्सरियत ऐसे अफराद की थी जो सऊदी इत्तेहाद की फ़िज़ाई बमबारी में मारे गए। इसके अलावा सऊदी अरब पर यह इल्ज़ाम भी था कि उसने गैर फ़ौजी इलाकों पर क्लस्टर बम भी फेंके थे। नाज़रीन, अगरचे यमन पर हमले का फ़ैसला MBS का एक इंतहाई इक़दाम था, लेकिन दूसरी जानिब हौसियों पर भी जंगी जराइम के इर्तकाब के इल्ज़ामात हैं, जिनमें बग़ैर सोचे समझे बारूदी सुरंगें बिछाना, कम उम्र लड़कों को सिपाही भर्ती करना, घरों पर बमबारी और मुतासिरीन के लिए आने वाले इमदाद को अपने कब्ज़े में लेना शामिल था। सऊदी अरब का कहना कि सितंबर 2019 तक हौसी सरहद पार से न सिर्फ 260 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुके थे बल्कि 50 धमाका खेज ड्रोन्स भी भेज चुके थे। ताहम ये हमले सऊदी क़यादत में कायम फ़ौजी इत्तेहाद की फ़िज़ाई ताकत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि MBS के इस इक़दाम और फैसले की वजह से 5 बरस के अंदर अंदर यमन की सूरत हाल दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क को इस सूरत हाल तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात में से एक इक़दाम जमाल खाशकजी का कत्ल भी है।
आइए इस कत्ल की तफसीलात पर मुख्तसरन बात करते हैं। नाजरीन, ये बात हर कोई जानता था कि खाशकजी मोहम्मद सलमान पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते थे। इस कत्ल के बारे में ज़राए बताते हैं कि 2 अक्टूबर 2018 को दोपहर 1:14 पर जमाल खाशकजी इस्तांबुल के इलाके लियोनेट की एक सादा सी खाकसतरी रंग की इमारत में दाखिल होते हैं। जमाल खाशकजी सऊदी कौंसल खाने में अपने तलाक के कागजात की तस्दीक करवाने आए थे, लेकिन जब वो इमारत के अंदर पहुंचे तो रियाद से भेजी हुई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंटों की एक जमात ने उन्हें काबू करने के बाद कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े किया और जिस्म को ऐसा गायब किया कि वो आज तक नहीं मिला। वैसे तो MBS की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले सैकड़ों सऊदी बाशिंदे जेलों में कैद हैं, लेकिन इस सहाफ़ी के सफाकाना कत्ल की वजह से ज़्यादातर दुनिया सऊदी वलीअहद के ख़िलाफ़ हो गई थी और सऊदी अरब की सरकारी तरदीद के बावजूद मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों को यकीन था कि अगर कुछ और नहीं तो कम अज़ कम MBS को खाशकजी को खामोश करने के ऑपरेशन का पहले से इल्म था। इसके अलावा एक मारूफ एजेंसी को पूरा यकीन था कि कत्ल का हुक्म उन्होंने ही दिया था। इसी तरह एक टीवी प्रोग्राम में वलीअहद ने यहाँ तक कहा कि वो जो कुछ हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। टीवी को दिए गए एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये उनके दौर में हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस जुर्म की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं जिसकी वो और उनकी हुकूमत तरदीद करती है। इससे ये भी इंकशाफ हुआ था कि इस सफाकाना और पुरअसरार कत्ल के अहम लिंक MBS के एक करीब तरीन साबिक मुशीर 41 साला सऊद अल काहतानी हैं। ये पहले एयरफोर्स में हुआ करते थे। खाशकजी के कत्ल से पहले तक शाही दरबार में MBS तक पहुंचने का रास्ता उन्हें ही तस्वुर किया जाता था। अलबत्ता उन्हें इस वारदात के फ़ौरन बाद शाह सलमान के हुक्म पर नौकरी से निकाल दिया गया था। अल-काहतानी के मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने मखसूस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की मदद से मुल्क और बैरून मुल्क में मौजूद सऊदी बाशिंदों की निगरानी की एक जारहाना हिकमत अमली जारी रखी हुई थी। कुछ इत्तलात के मुताबिक उसमें किसी के भी मोबाइल फ़ोन को उसके इल्म के बगैर जासूसी की डिवाइस में तब्दील करना शामिल था। जो भी MBS या उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करता, सोशल मीडिया पर उन्हें बेहुदा और धमकी आमेज़ पैगामात मिलने शुरू हो जाते। 10 लाख से ज़ायद ट्विटर फॉलोअर्स रखने वाले अल-काहतानी दुश्मन समझे जाने वाले अफराद को हरास और जलील करने के लिए फ़ौरन ही लोगों को काम से लगा देने की कुव्वत रखते थे। नाज़रीन, ज़रा ये बताते हैं कि 2017 के मौसम गर्मा में जब सऊदी ब्लॉगर्स जमहूरियत के लिए मुहिम चलाने वालों, इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों और दीगर अफराद को पकड़कर जेलों में डाला जा रहा था, तो जमाल खाशकजी को एहसास हुआ कि उनको भी ख़तरा है। लिहाजा इसी साल जून में जब MBS वलीअहद बनाए गए तो खाशकजी चुपके से मुल्क से चले गए और अमरीका में पनाह ले ली। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 59 साला सहाफ़ी हमेशा से ख़ुद को मुहिब्बे वतन सऊदी कहते थे। वो 2000 की दहाई के अवाइल तक लंदन में सऊदी सफ़ीर के मीडिया के मुशीर थे, लेकिन अमरीका जाने के बाद भी उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में कालम लिखने शुरू कर दिए थे, जिनमें MBS के आमिराना अंदाज़े हुक्मरानी पर कड़ी तनकीद की जाती। कहा जाता कि वलीअहद को इससे बहुत गुस्सा आता था। ज़राए का ये भी कहना है कि खाशकजी को रियाद से टेलीफोन आना शुरू हो गए कि वो वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन खाशकजी ने इन यकीन दहानियों पर भरोसा नहीं किया था। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि अल-काहतानी की टीम ने उनकी ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस को हैक किया है और वलीअहद के दीगर मुखालिफिन के साथ उनकी गुफ्तगू को भी पढ़ चुके हैं। नाज़रीन, ज़राए बताते हैं कि खाशकजी और दीगर अफराद अरब दुनिया में आज़ादी इजहार की एक तहरीक लाना चाहते थे। उनके ट्विटर पर 16 लाख फॉलोअर्स थे और वो मशरिक़ वस्ता के नुमायाँ तरीन सहाफ़ियों में से एक थे। लेकिन MBS और उनके करीबी मुशीरों के लिए खाशकजी एक वाज़े ख़तरा बन सकते थे, जिसको बर्दाश्त करना MBS के लिए किसी तौर भी मुमकिन न था। लिहाजा खाशकजी को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया और आखिर इसको आला सतह के हुक्मरानों के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, ये है हाल MBS का कि वो अपनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने ऊपर तनकीद करने वालों का सफाया करना और उनको रास्ते से हटाना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो माजी में सऊदी क़यादत के हुक्म पर मुतअद्दिद मरतबा भड़के हुए शहरियों, यहाँ तक के शहजादों को भी अगवा किया गया और रियाज वापस लाया गया है ताकि उन्हें लाइन पर वापस लाया जा सके, लेकिन कत्ल किसी को भी नहीं किया गया। लेकिन खाशकजी की मौत फ़ौरन ही एक बैनुल अक़वामी स्कैंडल बन गई
नाजरीन, इस सहाफ़ी का कहना है कि इब्तदाई तौर पर एक भूडी सी वजाहत के बाद खाशगी के साथ इस्तांबुल में क्या हुआ, सऊदी हुक्काम ने पूरी कोशिश की कि MBS को इस स्कैंडल से दूर रखा जाए। कहा गया कि यह अपने तौर पर की गई ऐसी कार्रवाई थी जिसमें लोग दिए गए अहकामात से आगे निकल जाते हैं और मामलात को अपने हाथों में ले लेते हैं। अमरीकी और दीगर मगरबी खुफिया एजेंसियों ने वो लर्जा खेज़ ऑडियो टेप्स सुनी हैं जो तुर्की की खुफिया एजेंसी ने सऊदी कौंसल खाने के अंदर से खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की थी। और जब अमेरिका ने इन 17 अफराद के खिलाफ पाबंदियां लगाईं जिन पर शक था कि कत्ल में उनका हाथ है, तो इस लिस्ट में सऊद अल कहतानी अव्वल नंबर पर थे। अगर MBS पर बराह रास्त कत्ल के बारे में हुक्म देने से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिल सके, लेकिन अमरीकी जरीदे ने CIA की हासिल करदा ऐसी खुफिया दस्तावेज़ात शाये की थीं जिनके मुताबिक खाशगी के कत्ल से पहले, दौरान और बाद में MBS ने सऊद अल कहतानी को कम अज़ कम 11 टेक्स्ट पैगामात भेजे थे। नाजरीन, इस सहाफ़ी का कहना है कि खलीजी अरब ममालिक में कोई कार्रवाई अपने तौर पर नहीं हो जाती। खलीज में ऊपर के अहकामात के बगैर कभी भी कुछ नहीं होता। याद रहे कि अगस्त 2018 में कत्ल से पहले सऊद अल कहतानी ने एक मानी खेज ट्वीट की थी। वो यूं थी, क्या आपको लगता है कि मैं रहनुमाई के बगैर फैसले करता हूँ? मैं शाह और वली अहद के अहकामात पर अमल करने वाला और उनका मुलाजिम हूँ। किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि शाह सलमान का कत्ल से कोई ताल्लुक है, लेकिन नाजरीन, तमाम तर गुफ्तगू से लगता है कि मंसूबा उनके पसंदीदा साहबजादे के अंदरूनी दायरे में ही बनाया गया है। एक साबिक बरतानवी इंटेलिजेंस अफसर ने कहा था कि ये नाकाबिल फ़ाहम है कि MBS को इसका इल्म ना हो। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त ये सवाल भी किया गया था कि अल कहतानी पर मुकदमा क्यों नहीं चल रहा। इस हवाले से उस सहाफ़ी का कहना है कि मैंने ये सवाल उस वक्त लंदन में तैनात सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन बंदर सऊद से पूछा था। उन्हें मुझे यकीन दिलाया था कि अल कहतानी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर साबित हो गया कि वो जुर्म में शामिल थे तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। लेकिन रियाद से आने वाली इत्तलात के मुताबिक अल कहतानी अगरचे मंजर आम पर ज़्यादा सामने नहीं आ रहे, लेकिन उनको हिरासत में भी नहीं लिया गया था। नाजरीन, उन्होंने मजीद कहा कि MBS के गिर्द लोगों के मुताबिक अल कहतानी वो शख्स हैं जिन्होंने टीम के लिए ख़तरा मोल लिया। वो कहते हैं कि हाँ, इस्तांबुल वाला ऑपरेशन गलत सिमत में गया, लेकिन उन्होंने ख़ुद को मिलने वाले अहकामात पर अमल किया था। नाजरीन, आपको बताते चलें कि खाशगी के केस में सऊदी अरब ने 11 अफराद पर मुकदमा कायम किया था। कार्रवाई जनवरी में शुरू हुई थी, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बावजूद किसी के खिलाफ जुर्म साबित ना होने और किसी को सज़ा दिए जाने के मुताल्लिक कुछ भी नहीं किया गया था और ना ही ऐसी कोई इशारा दिया गया कि मुकदमा कब ख़त्म होगा। उस सहाफ़ी के मुताबिक सऊदी निज़ाम इंसाफ वैसे ही इंतहाई गैर शफाफ है, जिसमें अदालती फ़ैसलों का इन्हसार ताज़ीरात की बजाय अक्सर जज की मर्ज़ी पर होता है। नाजरीन, उस सहाफ़ी का कहना है कि इस गैर वाज़ेह ट्रायल का जो भी फ़ैसला आए, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि खाशगी के कत्ल ने MBS और सऊदी अरब की आलमी साख को ज़बरदस्त और देर पार नुकसान पहुँचाया है। उसका मज़ीद कहना है कि सितंबर में सऊदी सफ़ीर ने मुझे लंदन में कहा था कि मैं वाज़ेह कर दूँ कि खाशगी का कत्ल हमारे मुल्क, हमारी हुकूमत और हमारे अवाम पर एक धब्बा है। मेरी ख्वाहिश है कि ये ना हुआ होता। सऊदी शाही ख़ानदान के इतने सीनियर फ़र्द की जानिब से ऐसा गैर रस्मी अंदाज़ बहुत हैरानकुन था। नाजरीन, खाशगी के कत्ल के बारे में उस सहाफ़ी की गुफ्तगू आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि जिस नौजवान को हुक्मरानी से पहले खामोश तिबा और इनकिसारी वाला पाया गया था, वो जब हुक्मरानी में आया तो वो किस कदर शातिर और जाबिर हो गया कि उसने अपने ऊपर तनकीद करने वाले एक सहाफ़ी को रास्ते से हटाने के लिए वो किया जिसकी कोई सोच नहीं सकता था। खाशगी का कत्ल एक तरह से MBS की जानिब से बाकी तनकीद करने वालों के लिए ये पैगाम भी था कि तनकीद करने वालों का अंजाम क्या हो सकता है। नाजरीन, इस सहाफ़ी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा करने के बाद आपके ख्याल में MBS इस कत्ल का ज़िम्मेदार है या नहीं, आपने कमेंट में हमें लाजमी बताना है। नाजरीन, याद रखें, जब इंसान के पास किसी भी किस्म की ताकत आती है तो इंसान की इस ताकत का इजहार किसी न किसी सूरत में ज़रूर होता है। इसी ताकत के इजहार के हवाले से आपको बताते चलें कि 20 जून 2017 को मक्का में शाही महल के सुनहरी दरो दीवार के पीछे कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सऊदी तारीख के धारे को तब्दील कर दिया था। शाह सलमान ने उस वक्त के वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को तलब करके हुक्म दिया
कि वो अपने से कहीं कम उम्र कज़न यानी MBS के हक में दस्तबरदार हो जाएं। याद रहे कि बरसों तक मोहम्मद बिन नाइफ मामलात को नहायत महारत से चलाते रहे थे। 2000 के अशरे में जब वो इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे के सरबराह थे तो उन्होंने नहायत कामयाब हिकमत अमली अपनाई थी, जिसकी बदौलत मुल्क में अलकायदा की ख़तरनाक शोरश को शिकस्त दी गई थी। अमरीकियों को भी उन पर एतबार था और वो मोहम्मद बिन नाइफ को पसंद भी करते थे। अगरचे वो कभी भी मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक नहीं थे, ताहम सब लोग यही समझते थे कि शाह सलमान के बाद मोहम्मद बिन नाइफ ही तख्त नशीन होंगे। लेकिन नाजरीन, MBS ने शायद उनको पहले से ही रास्ते से हटा देने का फ़ैसला कर लिया था और इसीलिए मोहम्मद बिन नाइफ को बुलाकर ये मुतालबा किया था। नाजरीन याद रखें, सऊदी अरब में बादशाह का हुक्म हरफ आखिर होता है और उस पर किसी किस्म की ना बहस की जा सकती है ना मज़ाहमत। चुनांचे उसी दिन से मोहम्मद बिन नाइफ अवामी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे और यूँ मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद एक सीनियर शहजादे को इतने ज़बरदस्त तरीके से रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए कि न किसी को आंच आई ना कोई खून बहा। अलबत्ता मुल्क को नए खतूत पर इस्तवार करने के ख्वाहिशमंद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ौरन ही इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया था। नाज़रीन, MBS के जारहाना इक़दामात में से एक ये भी काबिल ज़िक्र है कि 4 नवंबर 2017 की शाम तकरीबन 200 नुमायां शहजादों, कारोबारी शख्सियात और दीगर अहम लोगों की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए थे। उन लोगों पर ना कोई इल्ज़ामात आयद किए गए, ना जेल भेजा गया, बल्कि उन सब को रियाज़ के पुरताइश रिटन्स कार्ल्टन होटल में महसूर कर दिया गया। कुछ अफराद को तो यहाँ कई माह तक महसूर रखा गया और इस सारी कार्रवाई का मकसद बदउनवानी की बीख कनी बताया गया था और होटल के इन नए मेहमानों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी आज़ादी की कीमत के तौर पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी ज़राए से कमाए गए अरबों रियाल वापस करें। लेकिन नाजरीन, MBS के नाक़दीन कहते हैं कि उन लोगों को हिरासत में लेने की वजह बदउनवानी नहीं थी, बल्कि MBS ताकत के इस बरहना इजहार के ज़रिए हर उस शख्स को खामोश कर देना चाहते थे जो उन्हें चैलेंज करने का सोच सकता था। इस कार्रवाई के साथ साथ MBS ने वफ़ात पा चुके शाह अब्दुल्ला के कभी ताकतवर रह चुके ख़ानदान की शाख से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर शहजादों के ख़िलाफ़ भी इक़दामात किए थे और आपको बताते चलें कि ऐसे इक़दामात में MBS काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं और तब से वो मुल्क के दिफा और सिक्योरिटी के तीनों महकमे यानी नेशनल गार्ड, वजारत दाखिला और फ़ौज को अपने कंट्रोल में ला चुके हैं और बाज़ाहिर MBS अब फैसला कुन कुव्वत रखते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि बड़ी बड़ी शख्सियात को पकड़कर रिट्स कार्ल्टन में बंद कर देने कारोबारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और गैर मुल्की सरमायाकारों को भी परेशान कर दिया था। नाजरीन, हैरानगी की बात यह है कि इस बेयकीनी के बावजूद सऊदी लोगों की एक बड़ी तादाद ने MBS की इन कार्रवाइयों को बहुत सराहा था। याद रखें, सऊदी अरब दुनिया में तेल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क हो सकता है, लेकिन इसकी एक बड़ी आबादी ख़ास तौर पर मुल्क के जनूबी हिस्से के शहरी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसीलिए जब लोगों ने यह मनाजर देखे कि मोहम्मद बिन सलमान ने किसी तरह इन ताजरों और शहजादों को हिलाकर रख दिया जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, तो मुल्क के अंदर MBS के हामियों में मज़ीद इजाफा हो गया था। नाजरीन, ये बात तो जाहिर है कि लोग हमेशा ताकतवर का ही साथ देते हैं। एक और चीज़ जिससे मुल्क के अंदर उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ वो MBS की वो कोशिशें हैं जिनके तहत वो तेल से आमदन के अलावा दीगर मुआशी शोबों को भी तरक्की दे रहे हैं। MBS ने मईशत में तनू पैदा करने के लिए सऊदी अरब को एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश की है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हो और कम तनख्वाहों पर काम करने वाले लाखों सऊदी नौजवानों को रोज़गार के अच्छे मौके मिलें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात में से एक अहम इक़दाम MBS का विजन 2030 भी है और याद रखें, MBS का विजन 2030 मनसूबा नहायत पुरअज़्म है। इस प्रोग्राम में मुस्तक़बिल करीब का एक ऐसा तस्वुर पेश किया गया है जिसमें सऊदी अरब, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला आलमी मरकज़ बन जाएगा। विजन 2030 में तफरीह के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए 64 अरब डॉलर का एक मनसूबा भी शामिल है, जबकि सियाहत के शोबे में रोज़गार के 10 लाख नए मौक़े पैदा करने का मनसूबा भी है। लेकिन बाकी चीज़ों की तरह विजन 2030 के अहदाफ पर भी जमाल खाशगी के कत्ल के साए लहरा रहे हैं। मसलन कुछ गैर मुल्की सरमायाकारों ने सऊदी अरब में अपनी सरमायाकारी इस खौफ से कम या मनसूख कर दी है कि कहीं उनका नाम इस शख्स के साथ ना मुंसलिक हो जाए जो अब भी इस कत्ल के सिलसिले में बैनुल अक़वामी सतह पर मशकूक है।
अलबत्ता इसके बावजूद विजन 2030 पर अमल जारी है और इसमें एक शानदार मुआशी मुस्तकबिल का मंसूबा भी शामिल है जिसे न्योम का नाम दिया गया है। ये न्यू मुस्तकबिल का मुखफ़्फ़ है जिसके मानी है एक जदीद मुस्तकबिल। नाज़रीन, सऊदी अरब के शुमाल मशरक़ी कोने में जहां बहेरा अहमर का नीम गर्म पानी मिस्र, उर्दन और इसराइल के साहिलों को छूता है, वहाँ 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग एक बहुत बड़ा शहर बसाने का मंसूबा भी इसमें शामिल है। इसका मतलब ये है कि जहाँ आज तेज़ सहराई हवाओं से बिखरती रेत और स्याह चट्टानें हैं, जहाँ पहली आलमी जंग के दौरान थॉमस एडवर्ड लॉरेंस ऑफ अरेबिया और अरब फौज अपने इस वक्त के तुर्क दुश्मनों से नबर्द आजमा थी, एन उस जगह पर 500 अरब डॉलर की तामीराती मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा जो सरहद के आर पार 26,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ होगा। बताया जाता है कि न्योम नामी ये शहर इतना जदीद होगा कि वहाँ हर तरफ ड्रोन्स उड़ रहे होंगे, ड्राइवर के बगैर चलने वाली कारें होंगी, आपका हाथ बटाने के लिए किस्म किस्म के रोबोट होंगे, मसनूई जहानत का दौरा होगा, शमसी तवानाई से लैस माहौल दोस्त मकान होंगे, बायोटेक्नोलॉजी होगी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों का इंटरनेट भी होगा। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये शहर 2025 तक मार्ज़ वजूद में आ चुका होगा, लेकिन कुछ माहिरीन मुआशियात को इन अंदाज़ों पर शक है। इनमें से एक माहिर का कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल भी हकीकी नहीं है। न्योम हमेशा से एक ख्वाब रहा है और यह ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान फासले का अक्कास है। इससे जाहिर होता है कि ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन नाजरीन, इसके बावजूद MBS इतने ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि उनके ख्याल में ये शहर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पालो आल्टो का हमपल्ला होगा जो टेक्नोलॉजी का मरकज़ है। नाजरीन, जहाँ तक किसी मंसूबे के तहत नए शहर बसाने का ताल्लुक़ है तो सऊदी अरब का इस हवाले से कोई शानदार रिकॉर्ड नहीं रहा है। खलीज में मुकीम एक माहिर मुआशियात के बकौल आप किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी की ही मिसाल ले लें। मंसूबे के मुताबिक 2020 तक इस शहर की आबादी 20 लाख होना थी, लेकिन अभी तक यहाँ सिर्फ 8,000 लोग आबाद हुए हैं। इसलिए मेरा जवाब नफ़ी में होगा, वो अपने इस इक़्तिसादी ख्वाब को अमली शक्ल नहीं दे सकते। अलबत्ता नाजरीन, न्योम का शहर मुमकिना तौर पर तामीर होगा, लेकिन इस पर काम की रफ्तार सुस्त रहेगी। इस हवाले से अभी बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। क्या ये शहर गैर मुल्की सरमाए को अपनी जानिब खींच सकता है और क्या यहाँ रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके पैदा हो जाएंगे? इन अंदाज़ों पर अभी बहुत बड़े सवालात मौजूद हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सितंबर 2018 में बरतानिया के साबका वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जिस पर खर्च होने वाली 14,000 पाउंड उनके सऊदी मेज़बानों ने अदा किए थे और ये तमाम अखराजात पार्लियामेंट के सामने पेश किए गए थे। जॉनसन को इस दौरे के बारे में पहले से कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन यह दौरा जमाल खाशकी के कत्ल से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुआ था। इनसे पहले सऊदी अरब में हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारियों के बारे में गैर मुल्की ज़राए अबलाग में खबरें कम ही दिखाई देती थीं और मगरबी रहनुमाओं में MBS की शोहरत बहुत अच्छी थी। उसके बाद के हालात में बोरिस जॉनसन के दौरे सऊदी अरब के बारे में शायद सोचा भी नहीं जा सकता था और हालात इस नहर पर पहुंच चुके थे कि वो मगरबी ममालिक जहां MBS को सऊदी अरब में मुआशरती तब्दीलियों का बहुत बड़ा अलमबरदार समझा जाता था, अब वहां कम अज़ कम अवामी सतह पर तो MBS को काफ़ी बुरा समझा जाता है। नाजरीन, एक खलीजी मुबस्सिर का कहना है कि खाशकी के कत्ल ने सऊदी अरब को कातिलों के क्लब में शामिल कर दिया है। बज़ाहिर इस वाक़े ने MBS को कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन और बशारुल असद की सफ़ में ला खड़ा किया है और ये वो क्लब है जिसमें सऊदी अरब को इससे पहले कभी भी शामिल नहीं किया जाता था। याद रहे कि निजी सतह पर सऊदी अरब के साथ बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब की मईशत बहुत बड़ी है और यह मुल्क इतने पुरकशिश ठेके देता है कि मगरबी ताजरान से इनकार नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सऊदी अरब के पक्के इत्तेहादी हैं। लेकिन इसके बावजूद मगरबी ममालिक की तरफ से सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तनकीद की वजह से रियाज में इज़्तिराब पैदा हो चुका है। इसीलिए सऊदी अरब ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मसलन शहजादी रीमा बिनत बंदर सऊद को अमेरिका में सऊदी अरब का सफ़ीर तैनात किया गया, जो न सिर्फ मुल्क की पहली खातून सफ़ीर थीं बल्कि एक ऐसी नफीस कारोबारी शख्सियत भी जो कई साल तक अमेरिका में मुकीम रही हैं। यूँ इस दारुल हुकूमत में जहाँ अरकान कांग्रेस और दीगर लोग
अमेरिका और सऊदी अरब की शराकतदारी के जवाज़ पर सवाल उठा रहे थे, वहां अवामी सतह पर सऊदी सफारतकारी की शनाख्त एक तजर्बाकार और पुरएतमाद खातून को बना दिया गया। नाजरीन, इसके अलावा सऊदी अरब रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ शराकत के इम्कानात का भी बड़ा मुस्तैदी से जायज़ा ले रहा है। ये ममालिक सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के हवाले से कभी ऐसे सवालात नहीं उठाते जिन पर उसे खफ़्फ़त का सामना करना पड़े। अलबत्ता अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा एग्नेस समेत कई सख्त बयानात और इल्ज़ामात मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनसे याद दहानी होती है कि मगरबी दुनिया के नज़दीक जमाल खाशगी के कत्ल का हुक्म ज़ाती तौर पर MBS ने ही दिया था। एग्नेस का इसरार है कि आखिरकार इस कत्ल का जिम्मेदार MBS को ही ठहराया जाना चाहिए। नाजरीन, हैरानगी की बात है कि इस सब के बावजूद मुल्क के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। एक मुबस्सिर के बकौल आप 16 से 25 साल के दरमियान के किसी शख्स से बात करके देख लें, ये सब उन्हें एक हीरो समझते हैं। MBS ने जो माशरती तब्दीलियाँ की हैं और जिस तरह मजहबी बुनियाद परस्तों की ताकत को ख़त्म कर रहे हैं, ये चीज़ें नौजवानों को बहुत अच्छी लग रही हैं। नाजरीन, इस बात के इशारे बहुत कम हैं कि MBS की क़यादत में सऊदी अरब में जमहूरियत के हवाले से कोई हकीकी इक़दामात किए जाएंगे। तनकीद तो दूर की बात है, अगर आप हुक्मरान ख़ानदान और उसकी पॉलिसी के बारे में खुले बंदों बात भी करें तो आपको जेल में डाल दिए जाने का ख़तरा हो सकता है। और जहाँ तक बात है MBS की, तो कई बरसों से MBS को अपने वालिद शाह सलमान की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल रही है और मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी को बज़ाहिर किसी तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। MBS के अपने दरबार के हल्के में भी यही तासुर पाया जाता है कि मगरब में जमाल खाशगी के कत्ल में MBS के मुबैना किरदार के हवाले से जो हंगामा बरपा है, एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा। शायद उन लोगों का ख्याल दुरुस्त ही था, क्योंकि वक्त के साथ बड़े से बड़ा मामला भी ठंडा पड़ जाता है। ये तो एक शख्स के कत्ल का मामला था और ऐसा ही हुआ कि अब इस कत्ल के तज़किरे शाज़ो नादिर ही हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए हकीकत की, तो ये हकीकत है कि कई एतबार से सऊदी अरब MBS की ज़ात ही है। वो कोई जमहूरी शख्स नहीं है और ना ही कोई मुसल्लह, बल्कि अक्सर लोगों के ख्याल में वो एक डिक्टेटर हैं। और 39 साला MBS ये बात जानते हैं कि जब मौजूदा बादशाह का इंतकाल होगा तो मशरक़ वुस्ता के सबसे बड़े मुल्क की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी, एक आध अशरे के लिए नहीं बल्कि अगले 50 सालों के लिए। नाज़रीन, दरअसल सऊदी ममालिक में जो निज़ाम हुकूमत है वो बादशाहत का निज़ाम है और बादशाहत का निज़ाम ऐसा ही हुआ करता है। बादशाहत के निज़ाम में रियाया को ग़ुलाम समझा जाता है और बादशाह कब ये गवारा करते हैं कि कोई उनके ख़िलाफ़ बात करने की जुर्रत करे। नाज़रीन, MBS के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में आपने हमें लाजमी बताना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।